चलिए दोस्तों, आज बात मैं करूं तो ये आपकी सेकंड वीडियो है। और अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो इसका नहीं देखा है, इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाइए देखिए, या आई बटन पर जाइए, वहां से इसका सेकंड फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कि उसके अलावा रासायनिक समीकरण क्या है और इसमें किस प्रकार से संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है, जो असंतुलित समीकरण कंकाली समीकरण होता है उसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो इस सारा चीज़ जो है A to Z आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिया गया है। तो उम्मीद है कि यदि पार्ट 1 वीडियो आप देखते हो तो अभी ये सेकेंड वाला भी समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो फिर भी आपको ऐसा समझाया जाएगा अभी कि अब बेहतर समझ में आएगा, आपको कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 वीडियो भी देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण से जो प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं, उसमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। तो कौन कौन सूचनाएं प्राप्त होती हैं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब भी क्लास करें तो कॉपी कलम लेकर साथ में बैठें, तैयारी करें, लिखें और फेयर बनाते रहें। ये सारे के सारे पॉइंट आप एग्ज़ाम के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण जो हैं से हमें अभिकारक और प्रतिफल के संकेतों के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेतों की जानकारी मिलती है, इस चीज़ को बता सकते हैं। सेकेंड बात आप ये भी बता सकते हैं कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से नए पदार्थ बन रहे हैं, यानी कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और कौन कौन से प्रतिफल के रूप में बन रहे हैं, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरणों से होती है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ दें कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या हैं, तो पहली सूचना तो मैंने आपको बता दिया कि जो अभिकारक और प्रतिफल के संकेत होता है, जैसे ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो ये सारे संकेत की इन्फॉर्मेशन जो होता है किसके द्वारा मिलता है, हमें रासायनिक समीकरणों के द्वारा मिलता है। और रासायनिक समीकरण से ये भी पता चलता है ना कि आखिरकार अभिकारक के रूप में पदार्थ कौन कौन भाग ले रहे हैं और प्रतिफल के रूप में कौन कौन से पदार्थ यौगिक जो हैं बन रहे हैं, इसकी जानकारी हमें कहीं और से नहीं मेरे प्यारे बंधुओं, ये सारे के सारे रासायनिक समीकरणों से मिलती है। मुझे उम्मीद है कि सारे डेटा आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। इसके अलावा रासायनिक समीकरण तीसरा इसका पॉइंट हम लोग देखें तो रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया से अभिकारकों तथा प्रतिफलों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। बहुत ही अच्छी खास टॉपिक है, याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण से हमें क्या मिलता है कि रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया से, यानी समीकरण की अभिक्रिया से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अभिकारक और प्रतिफल में जो अणु है और परमाणु हैं उनकी संख्या का इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो है हमें कहीं और से नहीं बल्कि रासायनिक समीकरण से मिलता है, ठीक है ना। मैं बता दूं, हर रोज़ वीडियो आप लोग 8 बजे देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक और बात बता दूं कि डाटा बचा कर रखिए और रात को वीडियो ज़रूर देखें, पढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है ना। और लाइव आकर सभी लोग देखें, ठीक है। डाटा बचा कर रखिए क्योंकि डाटा बहुत काम करेगा आगे चलकर, ठीक है ना। ही ना कि एक वीडियो देख कर ही समाप्त कर लें। चलिए मैं बात करता हूँ आगे की बात। चौथा बात ये कह रहा है ना कि जो अभिकारक और प्रतिफल के मोलों के अनुपात की जानकारी ये समीकरण द्वारा ही पता चलती है। इसके अलावा उसके द्रव्यमान के जो अनुपात होते हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें, ये क्या कहते हैं, जो उसका वेट है, द्रव्यमान है, इसकी भी जानकारी कौन देता है, तो समीकरण द्वारा ही मिलती है। इसके अलावा गैसीय अभिकारक है, प्रतिफल है, जो भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो होती है ये हमारे समीकरणों के द्वारा पता चलता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। ऑन स्क्रीन आप उदाहरण भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको मोल भी दिखाया गया है,
ठीक है ना। ये सारा चीज़ आप लोग आराम से लिख लेना। चलिए आगे की बात करते हैं कि आखिरकार रासायनिक समीकरण से या उसके उपयोग से क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या लाभ होता है। तो इससे हम लिख देंगे एग्जाम में से निम्नलिखित लाभ होता है, तो कौन कौन सी लाभ होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखना आसान होता है, यानी अभिक्रिया को समीकरण के फॉर्म में लिखना बहुत इजी होता है। इसके अलावा इसको याद करने में समय की बचत होती है और ये आसानी से याद हो जाता है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के जो द्रव्यमान हैं वह निश्चित हो जाते हैं, ठीक है ना। इस बात को हमें याद रखना होगा। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों के जो निश्चित द्रव्यमान है उसका इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, ठीक है ना। कौन कितना द्रव्यमान है वो भी इसका कंफर्म पता चलता है समीकरण के द्वारा। पूरे विश्व में बात करें, चौथे पॉइंट के, पूरे विश्व में रासायनिक समीकरण संकेतक का उपयोग जिससे जानकारी प्राप्त की कठिनाइयाँ नहीं होती। यानी ये सब सारे चीज़ है पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होते हैं, सब चलते हैं, ऐसी बात नहीं कि और इंडिया में ही चलेंगे, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाओ दोस्तों, सब लोग लाइक करो, लाइक ठोको कम से कम। उसके अलावा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ताकि जहाँ भी जो आपके दोस्त है वो वीडियो के द्वारा लॉकडाउन में क्लास कंप्लीट करें, ताकि और आगे बढ़ें और एग्ज़ाम में बेहतर करें, ठीक है ना। इसमें कोई उद्देश्य नहीं है दूसरा चीज़, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसमें क्या बातें हैं। कुछ बातें हम लोग यहाँ से देखेंगे, कुछ बातें रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या होती है, सीमाएं बाउंडेशन, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। अर्थात कहने का मतलब समीकरण से जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, आप लोग जानते हो ना, वो भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चल पाता है। दूसरी बात, अभिक्रिया से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया जो है किन दिशाओं में संभव है, ठीक है ना। इसके अलावा अभिक्रिया के फलस्वरूप, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बात मैं करूं तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है कि अवशोषित हो रहा है, इसकी भी कंफर्मेशन नहीं रहती है। लेकिन जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, ठीक है ना, शोषित को। उसके अलावा मैं बात करूँ रासायनिक समीकरण के दौरान वेग का पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ हो जो रासायनिक अभिक्रिया, तो इसके अलावा इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोग कैसे बनाया जा सकता है, यानी अधिक उपयोग में कैसे लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसमें सॉलिड जो होता है, ठोस को सॉलिड बोलते हैं, जो इस सिंबल होता है, लिक्विड को हम लोग, ठीक है ना, द्रव्य जो होता है उसको हम लोग एक्वा से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और जो जलीय होता है उसे एक्वा यानी लिक्विड यहाँ शो किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो गैस होते हैं उसे जी से सूचित किया जाता है, यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात तो समझ में आ रही है। जलीय विलयन को एक्वा के रूप में फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आगे की मैं बात करूं, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। जैसे मैं देखिए एक उदाहरण के तौर पे, ये जो आपका सॉलिड है अभिक्रिया दौरान भी सॉलिड है, और ये CO2 किस चीज़ के रूप में बदल रहा है जी, गैस के रूप में ये अभिक्रिया यानी गैस बनकर CO2 गैस बनकर निकल जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है इसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी देकर। तो ये चीज़ जो है आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई खास पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग इस चीज़ को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं जानकारी के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा मैं बात करूं, ये सारे का सारा कोई डिस्कशन में नहीं है, बातें हैं विशेष जो हम लोग का पढ़ना है एग्ज़ाम में कई बार पूछता है, तो इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिएगा। अब देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं कितने तरह की होती हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत ही खास टॉपिक है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं बात करूँ कि
में क्या खास बात है, संयोजन कहिए या संश्लेषण अभिक्रिया कहिए, तो इसके संयोजन का मतलब संयोजन है जुटना। ऐसे समझने के लिए आप कहिएगा संयोजन माने जुटना, जोड़ना होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी जुट कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा बहुत ईजी है। क्या परिभाषा है मेरे दोस्त? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए भिन्न मन अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए गुण वाले भिन्न पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को संश्लेषण या संयोजन कहते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और जल जो है ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों संयोग करके जुड़कर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, जल यौगिक बना रहे हैं। ठीक है ना? तो बात तो समझ में आ रही है। ना समझ में तो भोजपुरी में समझ लो बुआ। बात ये है यहाँ पर कि ये जो है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, तो बात ये है कि आपका हाइड्रोजन ये है और ये आपका ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों मिलकर संयोजन करके, ठीक है ना, संयोजन करके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन तो नहीं, ये आपका जल बना रहा है, H2O जल बना रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया करके कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शिकवा गिला किसी को नहीं, शिकायत तो नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या क्या बातें आप लोग सोच लेते हो मन में, दूर के मत जाइएगा लोग। चलिए मैं बात करता हूँ उदाहरण के तौर पे एक और चीज़ जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है? तो इसमें क्या चीज़ है, थोड़ा इसको भी नोटिस किया जाए, इसको भी पढ़ा जाए तो मज़ा आएगा। ठीक है ना? ये अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण जो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना? पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो अपघटित होकर वो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो अपघटन अभिक्रिया का ये आपका एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है उसे जानते हैं। वैद्युत अपघटन, उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसके उदाहरण आप लोग कह रहे, जब कोई द्रवित धातु की ऑक्साइड क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब अपघटित होकर धातु कैथोड पर मुक्त हो जाती है, चाहे होती है, और ऑक्साइड के और क्लोराइड जो है वह एनोड पर जाकर मुक्त हो जाती है। और ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक नहीं कहेंगे, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वैद्युत अभिक्रिया बोलेंगे या वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है बात है? अब उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें NaCl, जिससे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसके एक उदाहरण लिया गया है। जब द्रवित NaCl को एक सेल में डालकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रवाहित करते हैं तो सोडियम जो होता है इस पे प्लस चार्ज होता है, ये जाकर कैथोड पे चला जाता है, और क्लोरीन जो होता है इस पे माइनस चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है, ये जाकर कहाँ मुक्त कर होता है, एनोड पे हो जाता है। ठीक है ना? जैसे कि चित्र आप लोग बना भी सकते हो और अच्छा से देख सकते हो। ठीक है? तो प्लस चार्ज पे आ जाता है आपका क्या चीज़, सोडियम आज मुक्त करता है यानी Na, और ये हो जाता है आपका Cl क्लोरीन। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही है? चित्र भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? एक और उदाहरण के तौर पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को उदाहरण को भी चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगले अभिक्रिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है कि जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु से विस्थापित कर देते हैं, और विस्थापित कर देने के बाद करते हैं तो अब उस अभिक्रिया को या वैसे अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन करें। विस्थापित का मतलब उठाकर उसको दूसरा स्थान पर डाल देना। ठीक है ना? तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं,
हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट दिख रहा है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट को हम लोग देख रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे का कील डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। और लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए उसको विस्थापित करके साइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे लोहा है, Fe है, और ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट देख रहे हैं, ठीक है ना। जब इसके विलयन में इसको एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये सीधे सीधे क्या करता है कि कॉपर जो होता है ना, यानी लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये इस संयोजन कर लेता है और इसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। लिखिए इस उदाहरण को, समझिए, ठीक है ना। और इसमें एक और उदाहरण दी गई है। उदाहरण बहुत सारा आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, आराम से चाहोगे तो इससे लिख सकते हो कि इस प्रकार से कौन विस्थापित कर रहा है। यहाँ पर बात किया जाए हाइड्रोजन के विलयन में, जब यानी हाइड्रोजन के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, यानी H2 क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। तो विस्थापन के लिए, विस्थापन अभिक्रिया के लिए कई सारे यहाँ पे उदाहरण आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, मन करे तो लिख सकते हैं फेयर में। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में देख रहे हैं कि इसमें क्या खास बात है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक सभी तत्व या यौगिक, ध्यान दीजिएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग हो, याद रखिएगा ऑक्सीजन संयोग करेगा, संयोग का मतलब होता है जुड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन का वियोग हो, वियोग का मतलब होता है ह्रास होना, ठीक है ना, खत्म होना। और संयोग का मतलब वृद्धि भी समझ सकते हैं, और वियोग का मतलब ह्रास यानी खत्म होना भी समझ सकते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास हो, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो कैसे पता चलेगा, इसी का दूसरा नाम याद रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन में आप याद रखिएगा ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की ह्रास होगी। तो देखिए कैसे पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। उदाहरण को हम लोग थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जुट रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं उपचयन बोलें या ऑक्सीकरण बोलें। लेकिन अवकरण में क्या होता है, जिसे अपचयन बोलते हैं, इसमें उल्टा होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसके जस्ट उल्टा आप समझते हैं ना, कि इस अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन संयोग करता है, यानी उसमें हाइड्रोजन की ह्रास हो रही थी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, लेकिन ऑक्सीजन की ह्रास होगा। इसका उल्टा समझ सकते हैं। तो ऐसा अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इसी अभिक्रिया का दूसरा नाम जो है अपचयन है, जिसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन का पता ही नहीं, ऑक्सीजन का वृद्धि ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, गैस के रूप में उड़ भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताया गया है। तो शॉर्टली मैं बात करूं कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा जो होता है अपचयन में, जिसे अवकरण अभिक्रिया जिसे हम लोग बोलते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्ट मतलब होता है कमी करना। तो रिडक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, हाइड्रोजन की यहाँ पर संयोग होगा और ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास होगा। बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है उसी को परिभाषा दिया गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही होती है, तो वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही होता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसको
हाईलाइट कीजिए, याद कीजिए, बहुत ही खास है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया के एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ऑक्सीकरण में क्या होता है पता है ना, और अवकरण में देखिए यहाँ अवकरण भी हो रहा है। तो जब दोनों एक साथ अभिक्रियाएं होगी तो उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। बात तो समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी भी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या खास बातें और हैं। अब आ रहा है ऑक्सीकरण। तो वैसे यानी ऑक्सीकरण वैसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीकृत करने की क्षमता होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और करण मतलब समझ सकते हैं इसका उल्टा। ठीक है ना, तो ये सब बातें आप लोग लिख भी सकते हैं समझने के लिए। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अम्ल और भस्म, दो चीज़ याद रखिएगा, अम्ल और भस्म जो है ये जो आपको दिख रहा है ना, दोनों एक साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जल और लौण बनाते हैं। तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर ये आपका अम्ल हो गया और ये आपका भस्म हो गया, दोनों अभिक्रिया का क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। NaCl क्या है आपका बताइए, तो ये आपका लौण बना रहा है। और हाइड्रोजन यहाँ पर समझ सकते हैं इस प्रकार से, और हाइड्रोजन आप जल बना रहे हैं। तो जिस अभिक्रिया के दौरान जो अम्ल और भस्म जो अभिक्रिया करके लौण तथा जल बनाते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलिएगा, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई शक संदेह, मुझे उम्मीद है किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। अब बात आ रही है अवक्षेपण के बारे में। अवक्षेपण क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल जो होता है, प्रतिफल ध्यान दीजिएगा, प्रतिफल के विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है, उसे अवक्षेपण बोलते हैं। ठीक है ना, बात तो समझ में आ रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, अवक्षेपण के बारे में। तो इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। AgCl जो है आपका अवक्षेप के रूप में, अवक्षेपण के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का होती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण करके घटित होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ उदाहरण आपको दिख रहा है। ठीक है, अब बात हम करेंगे बहुत ही खास टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके कई बार एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या बातें आ रही है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार जो ऑक्सीकरण है और अवकरण है, दोनों जब एक साथ होगा तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो पता है आपको पहले भी। तो ये चीज़ ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव क्या होता है, हमारे जो लाइफ है, डेली लाइफ है, इसका उस पर क्या प्रभाव है। तो पहला प्रभाव हम लोग देखते हैं इसका भोजन का पाचन में। ठीक है ना, ठीक है ना, भोजन के पाचन में इसका जो हमारे पास डाइजेस्ट होता है उसमें ये कैसे कार्य करता है। तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन के टुकड़े होते हैं वह ऑक्सीकृत होते हैं, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप या ऑक्सीकृत के फलस्वरूप वह ऊष्मा प्रदान करते हैं। इन ऊष्मा वहाँ से निकलती है जिससे हमारे शरीर का तापमान जो होता है बरकरार होती है और हमें बल प्रदान करती है। ठीक है ना, यानी जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के अंदर वो ऑक्सीकृत होती है, और ऑक्सीकृत के दौरान अगर बात करें तो हमें वहाँ से ऊष्मा मिलता है, और ऊष्मा जो होता है हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है और यह हमें बल देने का भी कार्य करती है। और इस प्रकार से हमारे डेली लाइफ में भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का यूज़ है। बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी सबको। चलिए एक लाइक ठोके जल्दी, अब लाइक नहीं किए तभी तक शेयर करें जल्दी अपने दोस्तों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बंधु। तो बात करें भोजन दुर्गंधित होना, जो आप लोग वासी कहते हैं ना, हम जानते हैं कि ताज़े भोजन जो होते हैं खुशबूदार होते हैं, ये बात अब भी जानते हैं।
और ताज़े भोजन खुशबूदार भोजन कहलाते हैं, जिससे देखने पर खूब खाने का भी मन करता है, लेकिन भोजन को जब खुली हवा में लंबी समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाता है। तो बात आपको पता है। जब उपस्थित वसा फैट जो होते हैं और ऑयली जो होते हैं ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तब उस टाइम भोजन आपका खराब हो जाता है, जिससे हम लोग बासी भोजन कहते हैं, उसमें दुर्गंध आने लग जाता है। ठीक ना। आप लोग ये छोटी सी बात तो पहले ही से जानते हैं कैसे से होता है। तो उसमें दो बातें हम लोग जानते हैं कि भोजन में जो फैट्स होता है, वासा जो होता है, और ऑयली ऑक्सीजन तेल जो होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे भोजन खराब हो जाता है और उससे वास दुर्गंध भी आने लगती है। अब बात करते हैं कि भोजन को दुर्गंधित या दूषित होने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं, कैसे उसको रोक पाएंगे। तो इसके कुछ हम लोग बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम घर में रखे फ्रिज द्वारा उसको फ्रिज में रख देंगे। दूसरी बात कि भोजन में जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, भोजन में ऑक्सी यानी एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ को मिलाकर उसको हम लोग बचा सकते हैं। दूसरी और तीसरी बात मैं बोलूँ तो भोजन के यानी हवा के विरोधी, यानी जिसमें मान लीजिए कोई बर्तन है उसमें हवा प्रवेश ना कर पाए, वैसे बर्तन में भोजन को रख कर हम लोग उसको दूषित होने से क्या बचा सकते हैं, यानी हवा के जो विरुद्ध हो उसमें रखकर हम लोग भोजन को बचा सकते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर है। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। अर्थात करने को मान लो कौन ढक्कन, सॉरी भोजपुरी आ गई ना, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें हम लोग समझते हैं कि आगे की बातें क्या हैं। आप लोग भी समझिए बातों को, ठीक है ना। मज़े लीजिए, अच्छे से पढ़िए और वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, फेयर कीजिए, एग्ज़ाम अच्छा से लिखिए। बहुत बहुत काम आने वाली वीडियो है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जितने बच्चे अभी तक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और एग्ज़ाम की तैयारी करें। वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो और आगे आप लोगों को बनाता चलूँ, ठीक है ना। अब आता है श्वसन की क्रिया। जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें भी आपको मैं बता दूं, एग्ज़ाम में पूछ देगा, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के सांस लेने श्वसन की क्रिया दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। अभी आप लोग दो चीज़ पढ़े थे, अवकरण और ऑक्सीकरण। तो अवकरण को क्या बोलते हैं, अवकरण को अपचयन बोलते हैं, सॉरी अपचयन बोलते हैं, अपचयन। और ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन। तो याद रखिएगा, हम जब सांस लेते हैं हर पल क्षण जरूरी होती है, ये बात आपको पता है। लेकिन आपको बता दें कि यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, यानी इसे उपचयन अभिक्रिया भी कह देते हैं। सांस लेना कौन सा अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया, तो वह सांस लेना आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात तो समझ में आ गई यहाँ तक। जब हम सांस लेते हैं तो हम देखिएगा मेरी आवाज़ फंस रही है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिका अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। यानी कहने का मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है, और इसे हम श्वसन के माध्यम द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा आपको बात एक पता है कि दहन की क्रिया में भी, जो दहन की क्रिया होती है, किसी क्रिया होती है, दहन की क्रिया होती है। दहन की क्रिया में क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में पदार्थों का जलना ही दहन कहलाता है। इस क्रिया में भी जलावन के लिए, या लकड़ी जलाओ चाहे एलपीजी जलाओ, कुछ भी जलाओ, वहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जल ही नहीं सकता है। तो ये बात आपको पता है, ठीक है। आगे की बात हम लोग देखते हैं, आगे क्या खास बातें हैं जो आपको जानने लायक हैं। अब आता है दहन और ज्वाला के बारे में। जो कंबंशन और फ्लेम जो है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो दहन आप लोग 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ये उसमें भी पढ़ना है, पहले चैप्टर है दहन के बारे में पढ़ने के लिए। वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं और जलने के पश्चात क्या देते हैं, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। तो ऐसी क्रिया अभिक्रिया क्या बोलते हैं जी, दहन बोलते हैं। इस तो बात याद रहेगी, ठीक है ना। क्या देते हैं, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग दहन बोलते हैं, इतनी बात पता है। और वैसे पदार्थ जिनसे जलने की प्रवृत्ति होती है उसे दहन भी कहते हैं। दूसरा परिभाषा ऐसे भी बताया गया है, तो आप लोग इस चीज़ को भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर कार्बन को जलाया जाए
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन यानी या कोयले को भी जलाया जाए तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता ही है, ठीक है ना। तो ऐसे क्रिया अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब कुछ बातें आ रही है इसमें, जो अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ, आप जानते हैं कि जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे अदहनशील बोलते हैं, अज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे ईंटा पत्थर को भी जल नहीं सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, तो अगर मैं बात करूं कि दहन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना बहुत ही अनिवार्य है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं है, बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु जलाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल आप लोग कोरोना वायरस में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन जीने के लिए ज़रूरत है, उसी प्रकार कई सारे फैक्ट्री जहाँ स्टील प्लांट हो गया, इस्पात हो गया, तो वहाँ पिघलाने के लिए बहुत मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ संभव नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दूसरी बात, अगर मोमबत्ती को जलाकर एक कमरे में बंद रखा जाए तो वह बुझ जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ऐसे भी आप जानते हैं कि मोमबत्ती को जला दो, एक कांच के ग्लास से ढक दो तो क्या हो जाएगी, वो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। तो ये बात आपको पता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कुछ बातें और भी जानेंगे, सीखेंगे, और फिर आप लोग करते जाइए साथ साथ, ठीक है ना। या एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दूसरी बार फिर कीजिए। आखिरकार कह रहे हैं जलने के लिए, दहन करने के लिए क्या क्या चीज़ होना आवश्यकता है। 3 चीज़ होना चाहिए। पहला बात तो दहनशील पदार्थ चाहिए, और दहन के पोषक पदार्थ को उपस्थित होना अनिवार्य है, ऑक्सीजन को होना अनिवार्य है, और ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बस आप लोगों का ये खत्म ही होने वाला है, बस थोड़ा सा और देखिए। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति आप लोग समझ सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई खास बातें नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा अदहनशील पदार्थ क्या होता है, दहनशील पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग ज्वलन ताप पढ़े होंगे, लेकिन जिस ताप पर, या तप लिखा गया, ताप समझिए, लिखिएगा, ठीक है ना। ताप लिखिएगा, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उस ताप को क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप बोलते हैं। तो पता है, लोग 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है सब बच्चे हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोग जानते हैं। फ्लेम क्या होता है, ज्वाला क्या होता है, ज्वाला के कितने भाग होते हैं, आप लोग सब 8वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आराम से लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत मुझे होगी तो बताइए। ल्यूमिनेस नॉन ल्यूमिनेस वही बात है, ठीक है ना, उनकी परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं बता दूं कि मोमबत्ती के बारे में। मोमबत्ती की जलती है, उसमें 3 भाग होता है। आप जानते हैं कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, और जो मोम ठोस मोम का बना होता है, और इस मोम में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम में पिघल जाती है, और इसके अलावा जो गैस होता है वो वापसित होकर ये निकल जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात किया जाए तो ज्वाला का पीला रंग कार्बन के रूप में कार्बन के सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित दिखाई देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करिए। अब देखिए मोमबत्ती के बारे में 8वीं क्लास में जो पढ़े हैं, प्रकाशहीन मंडल, केंद्रीय मंडल, और ये सारे चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। वही है प्रकाशमान जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। अब सबकी परिभाषा दी गई है, हालांकि एग्ज़ाम में कोई खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो जितने टॉपिक दी गई है यहाँ से सब आपके बुक में नोटिस किया गया, इसीलिए मैंने इस चीज़ को मैंने टाइप करवाया है, ताकि आप लोग इसे जानें। लेकिन इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, एक नज़र दौड़ा लीजिए। अब आता है LPG से हम लोग बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछा सकता है LPG जो गैस में क्या क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, ब्यूटेन का नाम सुने होंगे, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का मिश्रण होता है। क्या चीज़ मिश्रण होता है, LPG गैस होता है, ठीक है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मुख्य अवयव याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा कि LPG का मुख्य अवयव कौन क्या है, तो ब्यूटेन याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो तेज़ी से जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मा देती है, और LPG एक अच्छा ईंधन के रूप में कहा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, इस चीज़ को भी आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। यहाँ बहुत एक खास बात बताया गया है, LPG के सिलेंडर में जो भरकर जलवाने के लिए ग्राहक को दिया जाता है, विशेष प्रकार से जो बंद भी किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि उसमें से जो गैस निकलती है, इसको मालूम करने के लिए इथाइल
मर्कैप्टन किस सिलेंडर में डाला जाता है? यह गैस, जो गैस, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बातों को, जब गैस लीक होती है तो बहुत ही दुर्गंध जैसी अब महकता है, आप लोग महसूस किए होंगे लोग, तो वह किसकी वजह से होती है? तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, यही चीज़ है, इथाइल जो है, मर्कैप्टन जो है, उसी को सिलेंडर में डाला जाता है ताकि जब भी गैस लीक हो तो उसको दुर्गंध सबको माने पता चल जाए। तो कई बार लोग इस चीज़ को पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ को आप याद रखिए, लिखिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी सीखे पढ़ें, ठीक है ना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट। ये आपका ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हो गया जी? आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ख़त्म हो गया। अब इस पे हम एक दिन और क्लास लेंगे जो विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, इसके लिए तैयार रहेंगे आप लोग, ठीक है।